हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौशल मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं सी टेट पेपर 1 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे जो कि आपके पेडागोजी के प्रश्न होंगे। पेडागोजी के ओनली 15 प्रश्नों को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक, और फिर क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक हम सेकेंड वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन करते समय निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, ये बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास तर्क कौशल का विकास, या गणितीय अवधारणा की समझ, या गणितीय भाषा का विकास, या गणित की समस्याओं का उत्तर देने में यथार्थ तथ्य। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणित की समस्याओं का उत्तर देने में किस पर ध्यान केंद्रित नहीं देना चाहिए। अगर आप प्राथमिक स्तर पर क्या मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय आपको किस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। तो उनमें से ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, गणित की समस्याओं का उत्तर देने में यथातथ्यता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सही सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्या बताना है कि उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्राथमिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों के किस क्रम का अनुसरण किया जाना चाहिए, तो ये बताना है। चित्र बनाने का, या फिर चिन्हात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, या फिर भाषा के माध्यम को समझना। तो दोस्तों इसमें देखो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले क्या आएगा, थर्ड वाला, अनुभव प्रदान करना। सबसे पहले क्या आएगा, अनुभव प्रदान करना। फिर उसके बाद आएगा क्वेश्चन ये भाषा के माध्यम को समझना। सबसे पहले अनुभव प्रदान करेंगे और फिर भाषा के माध्यम को समझेंगे, और फिर उसके बाद क्या, चित्र बनाएंगे, है ना, ये थर्ड नंबर पे आएगा हमारा। और फिर उसके बाद क्या होगा, सबसे लास्ट में आएगा चिन्हात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड, 4, फर्स्ट एंड सेकंड, इस तरह से। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, सही सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें भी आपको बताना है, एक बच्चे ने दो संख्याओं को घटाया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक बच्चे ने इस तरह से घटाया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव की सीख के बारे में विचार देता है। तो दोस्तों ये स्थानीय मान से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है मुझे, देख लेते हैं। यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास द्वारा ठीक किया जा सकता है। बच्चे में घटाव की प्रक्रिया में स्थान मान के बारे में भ्रांति है। तो दोस्तों जैसे मैं बता रहा था कि स्थानीय मान, उसको स्थानीय मान नहीं पता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा इकाई होता है और ये दहाई, तो यहाँ पे 3, 8, और उसको ये नहीं पता है कि ये 7 मुझे यहाँ लिखना है और 2 यहाँ पे लिखना है और तब माइनस करना है। ठीक है, तो उसने कैसे घटाया है, 8 में से 2 माइनस किया है और फिर 7 में से उल्टा 3 माइनस कर दिया है, तो 6, 4 लिखा उसने। तो उसको क्या नहीं पता है, स्थानीय मान के बारे में उसको समझ नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये सेंटेंस दे रखे हैं हमारे पास 4, इनको क्या करना है, एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें बताना है कि पहले नंबर पे आपको कौन सा आएगा, फिर दूसरे पे कौन सा और तीसरे नंबर पे कौन सा, इस तरह से। तो देख लेते हैं, आकलन के साथ एकीकृत शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम की योजना और संगठन का आकलन, प्रगति रिपोर्ट विकसित करना। दोस्तों ये तो प्रगति रिपोर्ट
तो बाद में आता है, ठीक है। तो बच्चों के अधिगम और प्रगति ये फीडबैक सबसे बाद में आता है। तो आपको देखना है कि फीडबैक प्रतिपुष्टि देना और सूचित करना बच्चों के अधिगम पर, जो बच्चों ने कितना सीखा है उसकी उनकी प्रगति कितनी हुई है उस पर जो फीडबैक होता है वो सबसे बाद में होता है। तो ये तो हमें पता है कि ये वाला भाई सबसे बाद में आना है। तो देखो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन ये पहला वाला और ऑप्शन नंबर 2, तो दोनों में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अब हमें देखना है कि इन दोनों में से हमारा आंसर कौन सा है, ठीक है। तो देखो सबसे हमारा पहले नंबर पे जो आएगा वो आएगा इनमें से सेकंड वाला, शिक्षण अधिगम की योजना और संगठन का आकलन। तो ये हमारा आएगा पहले नंबर पे, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, पहले वाला ही हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, सेकंड पहले नंबर पे आएगा और फिर फर्स्ट वाला आएगा दूसरे नंबर पे। उसके बाद क्या करते हैं, आकलन के साथ एकीकृत शिक्षण अधिगम, और उसके बाद प्रगति रिपोर्ट विकसित करते हैं और फिर बाद में प्रगति पर क्या फीडबैक देते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, सही सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। आपको बताना है कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है। तो रोमन अंकों को सामान्यतः हिंदू अरबी अंकों की तरह संख्या लिखने में उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। अब दोस्तों रोमन अंक की बात चल रही है, आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि हम किसी भी कंटेंट, जैसे ये हमारे 4 लिखे हुए हैं तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया और ये वाला हमारा सेकंड और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन और फिर ये वाला 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सॉरी ऑप्शन नंबर 4। तो ये जो मैंने लिखे हैं इस तरह से हमारे क्या होते हैं रोमन नंबर, ये 1 ये 2 और ये 3 और ये 4। तो ये इनको क्या कहते हैं, इनको रोमन नंबर कहते हैं, रोमन। और जो हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ये हमारा क्या होता है, इनको बोलते हैं हिंदू अरबी अंक, ठीक है। इनको हिंदू अरबी अंक बोलते हैं और इनको बोलते हैं रोमन अंक। तो ये कह रहे हैं कि जो रोमन अंक होते हैं वो सामान्यतः इन अंकों की तरह जो 1 2 3 लिखते हैं हम इनकी तरह संख्या लिखने के उपयोग में क्यों नहीं किया जाता है, इनका उपयोग हम क्यों नहीं करते हैं। तो इनमें से यही बताना है हमें। दोस्तों बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों के साथ भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि वो भ्रमित हो जाएंगे ना, उनको पता है कि भाई वी आई है तो इसको 6 बोलते हैं, तो भ्रमित तो होंगे नहीं, उनको पता रहता है कि वी है क्योंकि ABCD का ज्ञान है उनको। और फिर रोमन अंक स्थान मान का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इन संख्याओं का उपयोग करके गणना करना कठिन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रोमन अंक होते हैं उनमें क्या होता है, स्थानीय मान का प्रयोग नहीं कर सकते हम। जैसे कि मुझे 40 लिखना है 40, या सपोज करो मुझे जैसे 9 लिखना है तो 9 को हम क्या लिखते हैं आई एक्स इस तरह से लिखते हैं। और अगर मुझे 11 लिखना है तो उसको लिखेंगे हम x और i, तो ये हमारा 11 हो जाएगा और ये हमारा 9 हो जाएगा। अब देखो 9 को हम ix क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं 10 को क्या लिखेंगे हम x, है ना। 10 को हम x लिख रहे हैं तो मुझे 9 लिखना है, तो उसमें से क्या करेंगे हम, ये 10 - 1 करके लिख रहे हैं, 10 - 1 कर रहे हैं तो 1 मतलब ये पीछे आ रहा है ना, तो x आएगा और उसके पीछे 1 आएगा इस तरह से। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न है हमारे पास, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को अपने आसपास की वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो शिक्षक का अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने का सबसे उचित उद्देश्य क्या होता है, तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे खाली समय में आकर अवधारणा को फिर से देखने के लिए किया जा सकता है, या यह बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझने का वैसे ही आनंद लेते हैं जैसा आनंद वे डम्ब सराड खेलते समय लेते हैं। और थर्ड ऑप्शन है हमारा, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण कराता है जो आकृतियों के बारे में उनकी समझ को गहन करता है। तो देखिए दोस्तों पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है, तो मैं इससे क्या करूँगा, मैं इसी को क्लिक कर दूंगा कि भाई तीसरा ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। और करेक्ट आंसर हमारा यही है इसमें,
यह एक उपयोगी गतिविधि है जिससे बच्चे के आकृतियों को परिचित, ये तो बाद में होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या, उसकी समझ को क्या करते हैं हम, आकृतियों में उनकी समझ को गहन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, सही व सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपको बताना है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला गणित कैसा होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है, कक्ष में शिक्षकों द्वारा संबंधित समस्याओं को हल करने में एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में चर्चा किए जाने योग्य है। दोस्तों यही इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एक अप्रशिक्षित दुकानदार होता है, मतलब जो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं ना, अशिक्षित मतलब अनपढ़, तो अनपढ़ जो दुकानदार होता है उसके द्वारा जो गणित उपयोग किया जाता है उसके बारे में बताना है। तो कक्षा में शिक्षकों द्वारा संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में चर्चा किए जाने योग्य है। तो यही हमारा इसमें क्या करेक्ट आंसर है। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, ये तो गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके, इसमें भी क्या है, सबसे उपयुक्त आपको ढूंढना है कौन सा उसमें सबसे उपयुक्त होगा। तो देखते हैं, गणित की कक्षा में किसी शिक्षक को बच्चे के विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए, ये बताना है। तो कक्षा में कम योग्यता वाले बच्चों के अनुसार प्रश्न करके और उच्च योग्यता वाले को ये तो होगा नहीं हमारा, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो कम योग्यता वाले हैं उसमें उन बच्चों के अनुसार प्रश्न दे रहे हैं, और उच्च योग्यता वालों को क्या दत्त कार्य मतलब कि असाइनमेंट के रूप में कठिन प्रश्न दे रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं करना है एक टीचर के रूप में आपको। तो दूसरा ऑप्शन है, एक ही योग्यता के बच्चों को एक साथ समूहित करके, और ऐसा भी नहीं करना है कि एक समान योग्यता वाले बच्चों को एक साथ कर लेंगे और उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें प्रश्न देंगे, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा हमारा। सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ समूहित करके, या विभिन्न क्षमताओं के बच्चों को एक साथ समूहित करके, ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। ठीक है दोस्तों, दोनों ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से ये पूछ रहे हैं कि सबसे उपयुक्त बताना है हमें, कौन सा बताना है, हमें बताना है सबसे उपयुक्त। तो मुझे ये भी सही लग रहा है कि बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ समूहित करके। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें दिया है कि विभिन्न क्षमताओं के बच्चों को, जो विभिन्न अलग अलग क्षमताएं होती हैं हर बच्चे की, उनको क्या करना है, एक साथ समूहित करना है, एक साथ बिठाना है, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, सही सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। गणित में सीखने के परिणाम डैश के लिए विकसित हो सकते हैं। तो यहाँ पे बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन है हमारे पास, वार्षिक परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए, ऐसे कि बच्चों को गणना के लिए छोटे चरण बताए जा सकते हैं, विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए, या बच्चों द्वारा प्राप्त की जाने वाली कक्षावार सामर्थ्य और कौशल को परिभाषित करने के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आ रहा है कि बच्चों द्वारा प्राप्त की जाने वाली, जो बच्चों के द्वारा प्राप्त की जाने वाली सामर्थ्य और जो कौशल है, उनकी स्किल है, उनको परिभाषित करने के लिए विकसित होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारे पास, इसमें भी आपको बताना है, सही सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि होती है, ये बताना है। अन्वेषण में लगे बच्चे, समझाते हुए अध्यापकों की प्रश्न कैसे करें, कविता के रूप में गिनती पढ़ते हुए बच्चे, या ब्लैक बोर्ड से नकल करते बच्चे। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्वेषण कहते हैं खोज को, ठीक है। कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्वेषण में लगे बच्चे मतलब कि खोज में लगे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, बच्चों में गिनती करने का कौशल विकसित करने के लिए
निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्या अवधारणा के रूप में जानना आवश्यकता नहीं है? तो नहीं वाला बताना है इसमें, निगेटिव ऑप्शन आपको उसमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास समूह बनाना, प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग संसर्ग, श्रृंखलाबद्धता, यादृच्छिकता से संख्या नाम पढ़ना। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यादृच्छिकता से संख्या नाम पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सही सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको सही विकल्प का चयन करना है, सबसे उपयुक्त विकल्प का। तो एक बच्चे से प्रश्न पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने उत्तर दिया लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बच्चे ने बताया, जब आपने पूछा कि क्षेत्रफल क्या है, तो बच्चे ने बताया कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें से बताना है ऑप्शन में से कि आप क्या कह सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच बच्चा भ्रमित है। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कुछ पता नहीं है। बच्चे ने आयत के क्षेत्रफल का उपयोग किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार के रूप में किया है। बच्चे का यह कहना सही है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला। बच्चे ने आयत के क्षेत्रफल का उपयोग किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार के रूप में किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा गणित सिखाने के संबंध में सत्य है, ये बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास, सीखने के लिए गणित एक कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है। गणित केवल कठोर अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर कोई गणित सीख सकता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय सिखाने के लिए शिक्षक ने एक शीट वितरित की। इस पर 4 समकोण त्रिभुज चित्रित किए गए थे और बच्चों को एक त्रिभुज भुजाओं के बीच संबंध ढूंढने को कहा। अतः उपरोक्त स्थिति में शिक्षक ने किस विधि का उपयोग किया है? आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी विधि का उपयोग एक टीचर ने किया है। तो ऑप्शन है हमारे पास, आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो साइंस में होती है, और व्याख्यान विधि हमारा हिंदी में होता है। दोस्तों इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आगमनात्मक विधि। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवधारणा मानचित्र के बारे में सही नहीं है? तो इसमें भी निगेटिव वाला बताना है। अवधारणा मानचित्र पूर्व ज्ञान को नए निर्देश से जोड़ने में मदद करते हैं। अवधारणा मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाली कड़ी के समूह को दर्शाते हैं। यह अवधारणा मानचित्र का निर्माण शिक्षक द्वारा ही किया जाना चाहिए। यह अवधारणा मानचित्र प्रकृति में वर्गीकृत हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवधारणा मानचित्र का निर्माण शिक्षक द्वारा ही किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने गणित पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। अगर आपने को यह वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।